Assalamu alaikum. So this is our third class for the chapter market failure. This is a very important chapter because जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर टॉपिक है ना वो मार्केट फेलियर ही है। और इंशाल्लाह आपका मार्केट फेलियर इतना पक्का करा दूंगा कि आप बोलोगे यार इससे अच्छा कोई टॉपिक ही नहीं है पूरे ए टू के अंदर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद causes of market failure. We are starting with causes of market failure and कुछ जगह पे इसको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ गुड्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर कह रहे हैं कर रहे हैं, कुछ जगह पे इसको टाइप्स ऑफ गुड्स भी लिखा है। तो वी आर स्टडीइंग कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर मींस द रीजंस फॉर मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर क्यों एग्जिस्ट करता है, या फिर हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गुड। योर फर्स्ट गुड इज पब्लिक गुड। ओके, योर फर्स्ट गुड इज पब्लिक गुड। तो यार ये पब्लिक गुड क्या होता है, किसी को पता है? सर पब्लिक गुड क्या होता है? सर पब्लिक गुड वो गुड है, सर पब्लिक गुड वो गुड है जो पब्लिक सेक्टर यानी कि कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। सर पब्लिक गुड वो गुड है जो पब्लिक सेक्टर यानी कि कौन प्रोवाइड करेगा? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, राइट? सर पब्लिक गुड इज अ गुड विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, राइट? सर गवर्नमेंट चार्ज करती है इन पब्लिक गुड के लिए टैक्सेस के थ्रू। सर गवर्नमेंट चार्ज करती है इन पब्लिक गुड के लिए टैक्सेस के थ्रू ना। सही है सर, कोई एग्जांपल है? मैंने बोला जी बिल्कुल एग्जांपल है। सो आवर एग्जांपल इज स्ट्रीट लाइट्स। ओके, सो आवर एग्जांपल इज स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, तो सर व्हाट इज अ पब्लिक गुड? पब्लिक गुड इज अ गुड व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर and the government charges for these goods through taxes, and its example is street light, roads, toll. These are the example. Sir, this public good has three features. Number one is non-rival. Sir, this public good has three features. Number one is non-rival. Number two is non-excludable. Number three is non-rejectable. Okay. सर पहला फीचर है नॉन राइवल, सेकंड फीचर इज नॉन एक्सक्लूडेबल, थर्ड फीचर इज नॉन रिजेक्टेबल। सर पब्लिक गुड हैज थ्री फीचर्स: नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिजेक्टेबल, राइट? सर ये नॉन राइवल का क्या मतलब है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है, नॉन रिजेक्टेबल का क्या मतलब है? पहले उर्दू में सुनना फिर इंग्लिश में सुनना सुकून से। सर लेट सपोज मेरे ऊपर ये जो लाइट है ना ये स्ट्रीट लाइट है, और सबसे पहले इस स्ट्रीट लाइट से मैं गुजर रहा हूँ और उसके बाद हसन गुजर रहा है। तो मेरा सवाल है, मेरे स्ट्रीट लाइट को कंज्यूम करने के बाद अगर हसन इस स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरेगा तो क्या हसन के लिए इस स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी? नो। अगर मैंने एक स्ट्रीट लाइट कंज्यूम करी उसके बाद आप सबने वो स्ट्रीट लाइट कंज्यूम करी तो क्या आपके लिए रोशनी कम होगी? द आंसर इज नो। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल नॉट रिड्यूस कंजम्पशन फॉर अदर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन से दूसरे इंडिविजुअल की कंजम्पशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन रेवल का क्या मतलब है? एक अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो उससे दूसरी बंदे की कंजम्पशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्ट्रीट लाइट के नीचे से मेरे बाद अगर 1,000 लोग भी गुजरेंगे तो उन 1,000 लोगों की कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, विच मीन्स कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल नॉट रिड्यूस कंजम्पशन फॉर द अदर इंडिविजुअल, राइट? सर नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है? अगर मैं इस स्ट्रीट लाइट को कंज्यूम करता हूं ना तो मैं किसी दूसरे को रोक नहीं सकता। अगर मैंने इस स्ट्रीट लाइट की रोशनी को कंज्यूम करा तो मैं किसी और को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, मैं किसी और को रोक नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने इस स्ट्रीट लाइट को कंज्यूम करा तो मैं किसी सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पर्सन को इस स्ट्रीट लाइट के बेनिफिट यूज करने से स्टॉप नहीं कर सकता, मैं इसको रोक नहीं सकता। इसका मतलब है
अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरे की कंजम्पशन इससे एक्सक्लूड नहीं होगी। सो व्हाट इज नॉन एक्सक्लूडेबल? कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल नॉट एक्सक्लूड एनी अदर इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। जब मैं इस स्ट्रीट लाइट को कंज्यूम करूंगा तो इससे मैं किसी दूसरे की कंजम्पशन को रोक नहीं सकता। सो नॉन राइवल कहता है दूसरे इंडिविजुअल के लिए कंजम्पशन रिड्यूस नहीं होगी। नॉन एक्सक्लूडेबल कहता है कि दूसरे के लिए कंजम्पशन एक्सक्लूड नहीं होगी। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिजेक्टेबल? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिजेक्टेबल? Whether I pay for this good or I do not pay for this, so for this good I can enjoy the benefit for free. No one can stop me from enjoying its benefit. जैसे कि एक गरीब आदमी टैक्स नहीं देता और एक अमीर आदमी टैक्स देता है, तो क्या गरीब के लिए रोशनी बंद हो जाती है? गरीब स्ट्रीट लाइट से गुजरता है तो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है? नहीं ना। ये नॉन रिजेक्टेबल है, आप किसी को भी रोक नहीं सकते इस गुड के बेनिफिट्स को यूज करने से। सो पब्लिक गुड हैज थ्री फीचर्स: नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिजेक्टेबल। सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन राइवल? नॉन राइवल का मतलब है अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन रिड्यूस नहीं होगी। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरा एक्सक्लूड नहीं होगा। नॉन रिजेक्टेबल का मतलब है वेदर यू पे और यू डू नॉट पे, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। ओके। सर पब्लिक गुड के अंदर सर पब्लिक गुड के अंदर एक प्रॉब्लम है। सर पब्लिक गुड के अंदर एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या बोला? सर पब्लिक गुड के अंदर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्री राइडर? फ्री राइडर का मतलब है हर बंदा चाहता है कि वो मुफ्त में मजे ले। हर बंदा चाहता है कि वो मुफ्त में मजे ले। तो इस ये मार्केट फेलियर की कॉज कैसे है? ये पब्लिक गुड मार्केट फेलियर की वजह क्यों है? व्हाई इज पब्लिक गुड अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम? सर कंज्यूमर कहता है कि जब एक चीज फ्री में मिल रही है तो मैं पैसे क्यों दूं? व्हाई शुड आई पे फॉर अ गुड व्हेन आई कैन एंजॉय द बेनिफिट फॉर फ्री? व्हाई शुड आई पे फॉर द स्ट्रीट लाइट व्हेन आई कैन एंजॉय इट फॉर फ्री? तो जब कंज्यूमर कहता है कि मैं इस चीज के लिए पे क्यों करूं जब मैं इसको मुफ्त में एंजॉय कर सकता हूं, और कोई गलत बात भी नहीं कह रहा। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है ना, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जब कंज्यूमर पे नहीं कर रहा तो मैं प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, और जब मैं प्राइस चार्ज नहीं कर सकता तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो मैं तो ये गुड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तो प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ, मैं आवाम के लिए थोड़ी काम करता हूँ। तो कंज्यूमर कह रहा है कि जब एक चीज मुफ्त में मिल रही है तो मैं पैसे क्यों दूं। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है जब वो पैसे नहीं देगा तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो इस वजह से सॉरी आई कैन नॉट प्रोड्यूस दिस गुड। तो फिर ये गुड कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। और फिर ये कैसे चार्ज करेगा? टैक्स के थ्रू। इसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। दैट इज वाई पब्लिक गुड जो है ना वो मार्केट फेलियर की एक वजह है, ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम, बिकॉज कंज्यूमर पे नहीं करना चाहता, प्रोड्यूसर बनाना नहीं चाहता क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फिर मजबूरन गवर्नमेंट को ये गुड प्रोवाइड करना होता है, टैक्स के थ्रू चार्ज करता है। और आपको पता है गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ फंड्स होते हैं। गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ फंड्स होते हैं या फिर लिमिटेड फंड होते हैं, और उनको करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों की नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है, नीड्स को। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना वो हमेशा क्वांटिटी के ऊपर काम करती है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा क्वांटिटी के ऊपर काम करती है, क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करती। क्या बोला मैंने आपको? गवर्नमेंट हमेशा क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करती, क्वांटिटी के ऊपर काम करती है, क्योंकि इनको सबको सेटिस्फाई करना होता है और दूसरा इनके पास लैक ऑफ फंड्स होते हैं। ठीक है, राइट? डिड यू गेट इट? व्हाट इज अ पब्लिक गुड? यस, अगर इमामा पब्लिक अगर स्ट्रीट लाइट डैमेज होगी तो वो रिपेयर होगी टैक्स के पैसों से। यस, यू आर करेक्ट। सर व्हाट इज प्राइवेट गुड? बेटा प्राइवेट गुड इज अ गुड, प्राइवेट गुड इज अ गुड विच इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, दैट इज योर प्राइवेट प्रोड्यूसर। सर प्राइवेट गुड इज अ गुड विच इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर विच मीन्स बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर। सर प्राइवेट गुड एक ऐसा गुड है जो कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेट प्रोड्यूसर का जो एम है वो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होगा? सर जो प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। तो सर प्राइवेट गुड वो गुड है जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा विद एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर ये प्राइवेट प्रोड्यूसर चार्ज कैसे करेगा? बेटा प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है ना वो चार्ज करेगा थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। तो आपको एएस में सिखाया था प्राइस मैकेनिज्म वो जगह होती है जहाँ पे प्राइस डिमांड सप्लाई के
डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होती है, मतलब जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वहां से प्राइस पता चलती है ना, तो इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। खैर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा सर एग्जांपल दे दें, तो मैंने एग्जांपल दे दी केक की, मैंने एग्जांपल दे दी केक की, ठीक है। अब प्राइवेट गुड के फीचर्स क्या है? प्राइवेट गुड के तीन फीचर्स हैं जो इसके बिल्कुल उल्टे हैं। इसका बिल्कुल रिवर्सल है, नॉन राइवल की जगह राइवल आ जाएगा, नॉन एक्सक्लूडेबल की जगह एक्सक्लूडेबल आ जाएगा, नॉन रिजेक्टेबल की जगह रिजेक्टेबल आ जाएगा। ओके सर, प्राइवेट गुड के तीन फीचर्स हैं, कौन कौन से? राइवल, एक्सक्लूडेबल और रिजेक्टेबल। सर प्राइवेट गुड के तीन फीचर है, कौन कौन से बेटा? राइवल, एक्सक्लूडेबल और रिजेक्टेबल। एक केक है, इसके अंदर 8 पीसेस हैं। एक पर्सन है फहद। एक्सक्लूडेबल मीन्स, लेट्स से कि मैं कहता हूं, इफ आई से यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम माई क्लास, मतलब अब आप क्लास नहीं ले सकती। तो गुड के बारे में एक्सक्लूडेबल क्या होगा कि यू कैन नॉट कंज्यूम दिस गुड, यू आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, समझ आया? एक केक है, उसके अंदर 8 पीसेज हैं और दो लोग हैं, एक है फहद और एक है सुफियान। फहद को मिलने चाहिए 4 पीसेस और सुफियान को भी मिलने चाहिए 4 पीसेस। अगर फहद 4 की जगह 5 पीसेस कंज्यूम करता है तो सुफियान को 3 पीसेस मिलेंगे। तो इसका मतलब है अगर एक बंदा कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी। राइवल राइवल का मतलब क्या है? कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल विल रिड्यूस कंजम्पशन फॉर अदर इंडिविजुअल। अगर एक बंदा कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज स्ट्रीट लाइट इज नॉन ड्राइवेबल। अगर मैं इस स्ट्रीट लाइट को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता भी रहूंगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन कम नहीं होगी, जो दूसरा बंदा आएगा उसको भी उतनी रोशनी मिलेगी। तो आपको समझ आया नॉन ड्राइवल और ड्राइवल के बीच में क्या फर्क है? ठीक है सर, एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है? अगर ये पूरा का पूरा इंटायर केक मैं अकेले कंज्यूम करूं तो सुफियान जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा ना। अगर मैं इस केक को खुद कंज्यूम कर लूं तो सुफियान एक्सक्लूड हो जाएगा। What do you mean by this? What is excludable? Consumption by one individual will exclude other individuals from consuming it. अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो सर नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब होगा? अगर मैं इस स्ट्रीट लाइट को कंज्यूम करता हूं तो मैं किसी और को नहीं रोक सकता इसकी कंजम्पशन से, क्योंकि स्ट्रीट लाइट एक पब्लिक गुड है, सबके लिए है। और प्राइवेट गुड वो गुड है, और प्राइवेट गुड उसको मिलेगा जो उसके लिए पे करेगा। पब्लिक गुड तो आवाम के लिए है ना भाई, और गवर्नमेंट उससे आपसे टैक्स के थ्रू ले लेती है। ठीक है, तो राइवल का मतलब है अगर एक बंदा कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे के लिए कम होगी, नॉन राइवल का मतलब है दूसरे के लिए कम नहीं होगी। एक्सक्लूडेबल का मतलब है अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरा एक्सक्लूड होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है दूसरा एक्सक्लूड नहीं होगा, आप रोक नहीं सकते किसी को। नॉन रिजेक्टेबल का मतलब है वेदर यू पे वेदर यू डू नॉट पे यू कैन नॉट रिजेक्ट दीज गुड्स। रिजेक्टेबल का क्या मतलब होगा? रिजेक्टेबल का मतलब होगा कि अगर आप पे नहीं करोगे तो आप रिजेक्ट करोगे। सिंपली यू वेंट टू अ शॉप, यू वेंट टू अ बेकरी एंड यू सेड दैट यू वोंट बी एबल टू पे फॉर दिस केक, सो ही सेड यू कैन गो। तो जब आप पे नहीं करोगे तो आप इसको सिंपली रिजेक्ट कर सकते हो। ओके सो पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, आई होप इट इज क्लियर नाउ। प्लीज रीड दिस पैराग्राफ फॉर पब्लिक गुड, then once you are done let me know if I'm gonna show the private good paragraph in front of you. बेटा प्राइवेट गुड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
नाउ रीड दी पैराग्राफ फॉर प्राइवेट गुड। मेरिट का भी पढ़ लो, डीमेरिट का भी पढ़ लो, ताकि टाइम सेव हो जाए, फिर मैं मेरिट डीमेरिट कराऊं फटाफट। तो मेरिट भी पढ़ लो, डीमेरिट भी पढ़ लो। Okay, now please read merit and demerit. Then we can start. Okay, I hope public, private, merit and demerit good. You are done with the paragraphs. Okay. Now starting with the main thing, that is merit and demerit good. यही सीखने वाली चीज है. Okay. Now we will start with demerit good. Okay. Okay. So if you guys remember now, if you guys remember, तो आपको ये बताया गया था कि डीमेरिट गुड एक ऐसा गुड है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है. मैं इधर लिख देता हूँ, डीमेरिट गुड इज अ गुड विच इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी. सर ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि ये क्या क्रिएट करता है? बिकॉज इट क्रिएट्स एक्सटर्नल कॉस्ट. सर व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? एक्सटर्नल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज रिसीव विच इज बॉर्न बाय थर्ड पार्टी. राइट. अब सर डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करता है. एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है. सर डीमेरिट गुड में मसला क्या है? डीमेरिट गुड में मसला ये है कि एक तो डीमेरिट गुड होता है ओवर प्रोड्यूस्ड, और ओवर प्रोड्यूस होने की वजह से एक तो ओवर प्रोड्यूस होता है, एक तो डीमेरिट गुड की सप्लाई ज्यादा है, दूसरा सस्ता है भाई, अंडर चार्ज है, और तीसरा ओवर कंज्यूम्ड है. डीमेरिट गुड क्या है? डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस्ड है, इसकी सप्लाई ज्यादा है, इसकी प्राइस कम है, और ये ओवर कंज्यूम है, इसकी डिमांड भी ज्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की क्या हो रही है? जिसकी वजह से रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है. सर डीमेरिट गुड वो गुड है, डीमेरिट गुड वो गुड है बेटा, डीमेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करता है. एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है. डीमेरिट गुड में मसला क्या है? डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस होता है. ओवर प्रोड्यूस का मतलब है कि इसकी सप्लाई ज्यादा है, और अंडर चार्ज का मतलब है कि इसकी प्राइस कम है, और ओवर कंज्यूम का मतलब है कि इस गुड की डिमांड भी ज्यादा है. राइट. ओके, ये प्रॉब्लम है. ओके. नाउ मैं तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा डायग्राम, गौर से देखिएगा. सबसे पहले हम लोगों ने दो एक्सेस बना दी, ठीक है, और हम लोग लेबलिंग करेंगे. ऊपर आ गया प्राइस, और नीचे आ गया क्वांटिटी. सर ये जो लाइन है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एमएसबी है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एमएससी है. सही कह रहा हूँ? सर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये है एमएसबी, और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये है एमएससी. और सर जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होता है, व्हाट डू वी कॉल दैट पॉइंट? एनीवन कैन यू प्लीज टेल मी? अ पॉइंट वेयर योर एमएससी एंड एमएसबी इज इक्वल, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नाम याद है किसी को बेटा? उस पॉइंट को कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल. राइट.
तो आपने बोला सर वो पॉइंट जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा वो होगा सोशली ऑप्टिमम लेवल, और वहां पे सोसाइटी को कोई वेलफेयर लॉस नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस सोशली ऑप्टिमम लेवल के ऊपर देर इज नो वेलफेयर लॉस टू सोसाइटी, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि सोशली ऑप्टिमम लेवल पे रिसोर्सेज सोसाइटी के मुताबिक एलोकेट हुई है, और सोसाइटी के मुताबिक का मतलब है कि रिसोर्स की क्या हो रही है, सोसाइटी के मुताबिक का मतलब है कि रिसोर्स की क्या हो रही है, रिसोर्स की एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है। तो सर इस क्वांटिटी क्यू के ऊपर रिसोर्सेज की क्या हो रही है, रिसोर्सेज की बेटा एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, ऐसा ही है। तो सर अ पॉइंट वेयर एमएससी एंड एमएसबी इज इक्वल इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल। एट दिस पॉइंट देयर इज एफिशिएंट और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इज नो वेलफेयर लॉस टू द सोसाइटी। अब बेटा डीमेरिट गुड में ओवर एलोकेशन होती है ना, तो लेट सपोज अगर मैं क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर मैं इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर मैं इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवर एलोकेशन कर रहा हूँ अंडर एलोकेशन। तो आपने बोला सर अगर आप इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप रिसोर्स की क्या कर रहे हैं, ओवर एलोकेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी Q1 के ऊपर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आपका बेनिफिट कम है, ऐसा ही है। एट क्वांटिटी Q1 MSC एक्सीड्स MSB, एट क्वांटिटी Q1 MSC एक्सीड्स MSB, इसका क्या मतलब है, एडिशनल जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेनिफिट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और मुझे जरा बताएं कि ये जो ए से लेके बी तक का एरिया है ये क्या है, ये जो ए से लेके बी तक का एरिया है ये क्या होता है, ये जो ए से लेके बी तक का एरिया ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। और ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, डेड वेट लॉस। ये ट्राइंगल क्या है आपका बेटा, ये जो आपके सामने शेडेड ट्राइंगल है, ये जो आपके सामने शेडेड ट्राइंगल है, ये शेडेड ट्राइंगल क्या है बेटा, ये जो आपके सामने शेडेड ट्राइंगल है ये क्या है, ये आपका डेड वेट लॉस है, ऐसा ही है। ये जो आपका शेडेड ट्राइंगल है क्या है, आपका डेड वेट लॉस। सर मुझे जरा एक बात बताएंगे आप प्लीज, आप मुझे एक बात बताएंगे जरा, मुझे जरा याद दिलाएं, एमएससी की इक्वेशन क्या होती है, एमएससी की इक्वेशन होती है एमपीसी प्लस ईसी, ऐसा ही है। और एमएसबी की इक्वेशन क्या होती है, एमएसबी की इक्वेशन होती है एमपीबी प्लस ईबी, ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ। तो मुझे जरा बताएं, डीमेरिट गुड में प्राइवेट कॉस्ट है, हाँ है, कंज्यूमर के लिए प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ सिगरेट, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिगरेट, एक्सटर्नल कॉस्ट है, हाँ है। सर डीमेरिट गुड के अंदर प्राइवेट बेनिफिट है, हाँ, कंज्यूमर को सिगरेट पी के सेटिस्फेक्शन सुकून मिलेगा, प्रोड्यूसर को रेवेन्यू मिलेगा। सर एक्सटर्नल बेनिफिट है, नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका एमएसबी है वही आपका एमपीबी है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है, ठीक लिखा है मैंने, ओके। अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताएं, अगर मुझे अगर मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट निकालनी है, अगर मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एमएससी में से मैं अगर एमपीसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी, ऐसा ही है, ठीक कह रहा हूँ। अच्छा जी अब सेकंड डायग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अच्छा अब देखें, अगेन मैंने टू एक्सिस बनाई, अगेन मैंने टू एक्सिस बनाई और लेबलिंग कर दी सबसे पहले। ऊपर आ गया प्राइस और नीचे अगेन आ गया क्वांटिटी, और ऊपर आ गया प्राइस नीचे आ गया क्वांटिटी, ठीक कह रहा हूँ। अब बताएं जरा, ये जो लाइन है ये अपवर्ड स्लोपिंग, ये कौन सी लाइन है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा, ये है एमएससी की लाइन, ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग एमएससी है। और ये कौन सी लाइन है, ये एमपीसी की लाइन है। ये कौन सी लाइन है बेटा, ये एमपीसी की लाइन है, ठीक कह रहा हूँ। अब ये देखें, अब देखें ये मैंने तीन क्वांटिटी मार्क करी है, ये हो गई क्वांटिटी Q1, Q2, Q3, तो ये देखें, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट ई, ये हो गया पॉइंट एफ। तो जरा मुझे देख के बताओ इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, एमएससी और एमपीसी के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या है, क्या है बेटा ये डिफरेंस, क्या लिखूं इधर, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एमएससी एंड एमपीसी इज एक्सटर्नल कॉस्ट। सर जो एमएससी और एमएस
एमपीसी के दरमियान डिफरेंस है वो एक्सटर्नल कॉस्ट है। कैसे, मुझे जरा बताना। मार्जिनल सोशल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अगर मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूँ, एमएससी में से एमपीसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जो मैंने एरिया निकाला है ए से लेके बी तक, ये जो मैंने सी से लेके डी तक निकाला है, ये कौन सा एरिया, ये एक्सटर्नल कॉस्ट का एरिया है। ठीक है, समझ आया? समझ आई ये बात? अब फाइनल डायग्राम बनाओ। ये बात समझ आई? यहाँ तक सब साथ हो? फाइनल डायग्राम बनाओ। पुरानी वाली डायग्राम तो, पिछली वाली डायग्राम तो फर्स्ट डायग्राम थी, वो तो वैसे ही पुरानी थी। ये वाली डायग्राम नहीं है, और इसमें भी कुछ ऐसा एस सच नया नहीं करा। मैंने बोला जो एमएससी, द डिफरेंस बिटवीन योर एमएससी एंड एमपीसी इज नोन एज एक्सटर्नल कॉस्ट, राइट? ओके, नाउ फाइनल डायग्राम विच यू नीड टू रिमेंबर, विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर आंसर। सर ये मैंने आपको डायग्राम ब्रेकअप में पढ़ाई है, अब मैं आपको फाइनल डायग्राम पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको आपके आंसर में मेंशन करनी है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड। जब आप डीमेरिट गुड बताओगे तो आप ये वाली डायग्राम बनाओगे। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट आई विल मेक टू एक्सेस, ओके, एंड आई एम गोना डू लेबलिंग। सर ऊपर आ गया प्राइस और नीचे आ गया क्वांटिटी। ओके, सर दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इज एमएससी, एमएसबी, एंड दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इज एमएससी। ओके, नाउ लेट्स लेबल। This is your MSB. This is your MSC. नहीं, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, कर्व पे कोई मसला नहीं है। हम लोग बचपन में डी और एस लिखते थे ना डिमांड सप्लाई की जगह। सो सर वेयर एमएससी एंड एमएसबी इज इक्वल इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल, एंड at this level there is efficient allocation of resources, there is no welfare loss to the society। सर इस पॉइंट पे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो सर ये कौन सा लेवल है बेटा, ये है आपका सोशली ऑप्टिमम लेवल। सर सोशली ऑप्टिमम लेवल वो लेवल है जिसके ऊपर रिसोर्स सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड है। यहाँ पे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं, डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस होता है, ऐसा ही है? डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस होता है। तो पहले मैं एएस की डायग्राम याद करा रहा हूँ ताकि और आसानी हो। इधर आए जरा, एएस की डायग्राम याद करते हैं। फजूल सी डायग्राम में जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूँ। देखें, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहाँ पे दोनों इक्वल, वो इक्विलिब्रियम। ये आ गई प्राइस क्वांटिटी। देखें मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लेबलिंग कर देता हूँ। ये हो गई प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम। ये आ गई प्राइस और ये आ गई क्वांटिटी। अब बताएं, डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस होता है ना, ओवर प्रोड्यूस का मतलब इसकी सप्लाई ज्यादा है, तो इस वजह से सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा, राइट वर्ड ना। मैंने सप्लाई कर्व को किधर शिफ्ट करा, राइट वर्ड, क्योंकि डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस होता है और ओवर प्रोड्यूस होने की वजह से अंडर चार्ज होता है ना। तो बताओ, जहाँ पे न्यू डिमांड और पुराना सप्लाई मीट होगा, वो नया सप्लाई कर्व मीट होगा, वो न्यू इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो, यहाँ से आ गई न्यू प्राइस और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी, ऐसा ही है सर। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो वहां से आ जाएगी बेटा न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। ठीक कह रहा हूँ मैं? सही है सर, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वो न्यू इक्विलिब्रियम होगा, वहां से न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, ऐसा ही है। तो अब मुझे बताओ डीमेरिट गुड क्या हो रहा है, ओवर प्रोड्यूस। अब अगर मैं इसी डायग्राम को बदली कर दूं तो ये हो गई एमएसबी, ये हो गई एमएससी, तो ये लाइन कौन सी होगी, एमपीसी। ये लाइन कौन सी होगी, एमपीसी। ओके, अब मुझे बताओ, हम आगे पुरानी डायग्राम पे वापस, इधर देखना जरा। जहां पर एमएसबी और एमएससी इक्वल होगा वो होगा सोशली ऑप्टिमम लेवल, और उसको हम, दैट पॉइंट इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल वेयर देयर इज नो वेलफेयर लॉस, वेयर देयर इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ लेट मी नो प्लीज, एमएसबी is equal to MPB plus EB. So in case of demerit good, your external benefit is zero, which means your MSB will be equal to MPB because your external benefit is zero. Okay, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो MSB की लाइन है यही MPB की लाइन है, ये जो MSB की लाइन है यही MPB की लाइन है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है। सही कह रहा हूँ? ये बात समझ आई? जो MSB है वही MPB है क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है। अब आप मुझे बताएं, ये किसकी लाइन हो गई भाई,
ये एमपीसी की लाइन हो गई। ये किसकी लाइन हो गई? ये लाइन हो गई एमपीसी की। किसकी हो गई? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। ये लाइन कौन सी हो गई भाई? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। तो देखो जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल हो रहा है वो ये वाला पॉइंट है। जहां पर जहां पर जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल है, जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल है वो हो गया इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। अच्छा, अब मुझे बताओ जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। ऐसा ही है सर, जहां पे एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम। सर जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। ऐसा ही है, देखें सर। सर जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। क्या बोला भाई आपको मैंने? सर जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पता है? इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। और इसको कहते हैं प्राइवेट इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल और इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट इक्विलिब्रियम। अब सर इसका क्या मतलब? अब सुनना है इधर, मुझे एक बात बताओ। एक होता है सोशली ऑप्टिमम लेवल। सर सोशली ऑप्टिमम लेवल वो पॉइंट है जहां पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होते हैं और वहां पर नो वेलफेयर लॉस होता है। ठीक कह रहा हूं मैं? और सोशली ऑप्टिमम पे रिसोर्स सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड है। ठीक है। फिर एक होता है, अब मैं एक नया ऑप्टिमम लेवल बता रहा हूँ। फिर एक होता है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। फिर एक होता है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा और जहां पर वेलफेयर लॉस एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने? सोशली ऑप्टिमम लेवल वो पॉइंट है जहां पे एमएसबी और एमएससी इक्वल है, मतलब रिसोर्स सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड है। इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल वो लेवल है जहां पे रिसोर्स इंडिविजुअल के मुताबिक एलोकेटेड है। तो इंडिविजुअल के मुताबिक एलोकेशन वाला पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा। तो बाएं डायग्राम पे देखें, जहां पर एमएससी और एमएसबी इक्वल हो रहा है ना, वो है सोशली ऑप्टिमम लेवल, ये वाला है। और इस पॉइंट पे एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है। और जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल हो रहा है वो है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। इस पॉइंट पे वेलफेयर लॉस हो रहा है। अब मुझे जरा कोई बच्चा सिर्फ ये सोच के बता दो कि मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट का डिस्टेंस क्वांटिटी क्यू से निकालना चाहिए या क्यू वन से? मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट का डिस्टेंस क्वांटिटी क्यू से निकालना चाहिए या क्यू वन से निकालना चाहिए? मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट का डिफरेंस क्वांटिटी क्यू से निकालना चाहिए या क्यू वन से निकालना चाहिए? क्यू से क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्यू पे हो रही है एफिशिएंट एलोकेशन, कोई नुकसान ही नहीं है, कोई वेलफेयर लॉस ही नहीं है, सब कुछ सोसाइटी के मुताबिक हो रहा है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट कैसे एग्जिस्ट करेगी? सर क्वांटिटी क्यू वन पे ओवर एलोकेशन हो रही है डीमेरिट गुड्स की, जिसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है। तो आपको याद है मैंने एक डायलॉग ऊपर लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन एमएससी एंड एमपीसी इज एक्सटर्नल कॉस्ट ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस क्वांटिटी क्यू वन से एक लाइन ऊपर ड्रैग करूंगा। इस क्वांटिटी क्यू वन से मैं ऊपर एक लाइन ड्रैग करूंगा। तो अब मुझे बताओ, ये जो ई वन से लेके ए तक का एरिया है, ये तुम्हारी क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट है। ये जो ई वन से लेके ए तक का एरिया, ये तुम्हारी एक्सटर्नल कॉस्ट है। देखो एमएससी और एमपीसी का जो डिफरेंस है वो ये ई वन से लेके ए तक का एरिया है ना, और ये तुम्हारी क्या? एक्सटर्नल कॉस्ट। और ये जो तुम्हारे सामने ट्राइंगल है, और ये जो तुम्हारे सामने ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं बेटा? इस ट्राइंगल को कहते हैं डेडवेट लॉस। इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? डेडवेट लॉस। तो मैं इधर लिखूं, ये जो ई वन और ए, ये क्या है भाई? ये है डेड वेट लॉस। सर ये जो ट्राइंगल है आपके सामने, ये ट्राइंगल क्या है बेटा? ये ट्राइंगल डेड वेट लॉस है। ऐसा ही है? ठीक कह रहा हूँ भाई? ठीक कह रहा हूँ मैं? तो सर फाइनल डायग्राम मुझे कौन सी बनानी है? मुझे ये वाली डायग्राम बनानी है डीमेरिट गुड्स के इंट्रो में। सही है? ओके है? ये क्लियर है डायग्राम? तो अब मुझे बताओ, हम लोग पहले ऑपरेट कर रहे थे सोशली ऑप्टिमम लेवल पे।
अब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल पे, जहाँ पे रिसोर्स की ओवर एलोकेशन हो रही है, जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को वेलफेयर लॉस कहते हैं। और नुकसान किस फॉर्म में हो रहा है? एक्सटर्नल कॉस्ट की फॉर्म में हो रहा है ना। तो अगर मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मुझे वापस किधर ऑपरेट करना पड़ेगा? सोशली ऑप्टिमम लेवल पे। और सोशली ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी और फिर पॉलिसीज लगेंगी और ये मसले को हल कर दिया जाएगा थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, कंप्लीट बैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इज दिस फाइनल डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? अगर आप बोलेंगे तो एक और बार वर्क भी बना के दी जा सकती है। वट एवर, इट्स अप टू यू। ओके गुड, इट्स क्लियर टू एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so first we studied what is demerit good. Then मैंने आपको पुरानी वाली डायग्राम याद कराई। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि एमएससी और एमपीसी के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल कॉस्ट होगा। फिर हमने फाइनल डायग्राम सीखी, तो फाइनल डायग्राम में हमें आसानी हुई। राइट, सो सर फाइनल डायग्राम कौन सी है? जब डीमेरिट गुड्स का आप इंट्रो दोगे आप, तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? याद रहा? ओके, नाउ रीड दिस पैराग्राफ एंड वंस इट्स क्लियर यू गाइस कैन देन गो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वंस इट्स क्लियर यू गाइस कैन गो। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज अ सिचुएशन वेयर एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी। In case of demerit goods, consumers and producer only take into consideration private cost and private benefit, thus operating at point even. Consumers और producer सिर्फ private cost, private benefit को consider करते हैं, इसलिए वो even पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल है, जहाँ पे ओवर एलोकेशन हो रही है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट की एग्जिस्टेंस है। और एक्सटर्नल बेनिफिट सिंस डीमेरिट गुड के केस में होते नहीं है, इस वजह से जो एमएससी और एमपीसी का वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा एक्सटर्नल कॉस्ट होगा, जो कि एरिया ए से लेके ई बंद है, और जो शेडेड एरिया है, जो ट्राइंगल है, वो आपका डेड वेट लॉस है। इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच, यू गाइस कैन लीव, जजाकल्लाह।